नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आसियान के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आसियान है, इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ये एक नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। यानी एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, अगर आप उसके दक्षिण में देन आप पूरब की तरफ जाएं तो उन जो राष्ट्र पड़ते हैं, जो स्टेट्स या फिर कह लीजिए जो कंट्रीज पड़ती हैं, उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया है और उसका नाम दिया है आसियान। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश हैं। वो हैं बरनूई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व में। साथ ही साथ इन कंट्रीज को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन कंट्रीज की हम बात करें तो ये हिस्सा जो है बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि गुलाम बनाना। यानी ये जो कंट्रीज आपको दिखाई गई हैं, ये या तो यूरोप की या तो जापान के द्वारा गुलाम बनाई गई है। या तो इनको यूरोप ने गुलाम बनाया है, यूरोप की किसी कंट्री ने गुलाम बनाया है, या तो जापान की कंट्री ने इन्हें गुलाम बनाया है, और जिसकी वजह से इन्होंने भारी कीमत चुकाई है। क्योंकि कोई भी अगर ये लोग गुलाम बनाते हैं तो इनके जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, जितनी भी इनकी ह्यूमन पावर होती है या फिर जितनी भी फैक्ट्री होती है, ये लोग जस्ट अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए इनका यूटिलाइजेशन करते हैं, इनका पूरी तरीके से यूज करते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे सही तरीके से कोई भी चीज इनके लिए नहीं हो पाती। इन देशों के लिए ये डेवलप नहीं कर सकते, विकास नहीं कर पाते। फिर भी युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब इनका युद्ध समाप्त हुआ, यानी जब ये फिर आजाद हुए, तो इनको कहीं ना कहीं देश को बनाना था। जिम्मेदारी थी कि भाई जो हमारा देश पूरी तरीके से टूट चुका है उसको दोबारा से फॉर्म किया जाए, अच्छे से बनाया जाए। जो वहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन है, वहाँ पे जो गरीबी है, वहाँ पे जो डेवलप नहीं हो पाते, जो रोडें अच्छी नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, उन सारी समस्याओं को ये सॉल्व करें। जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा इन लोगों को। साथ ही साथ शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। क्योंकि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस वक्त दो महाशक्तियां थी, जैसा हम सभी को पता है, अमेरिका और सोवियत संघ। तो ऐसे में इनको दबाव भी था कि ये जो देश है या फिर जाए अमेरिका के साथ या फिर जाए ये सोवियत संघ के साथ। तो ऐसे में इस दबाव को भी इन लोगों को झेलना पड़ रहा था। बार्डुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये हमने बहुत पहले पढ़ चुका है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और अनौपचारिक स्तर पे एकता, सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। यानी जो बार्डुंग सम्मेलन था, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, ऐसा लग रहा था कि ये जो सम्मेलन है, ये जो आंदोलन है, इन कंट्रीज को या जो भी इनसे जुड़ी हुई थी उन सभी को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और एक तरीके से ये लोग अपना डेवलप अच्छे से और हो पाएंगे, देश के अंदर खुशहाली दोबारा से आ जाएगी। लेकिन ये तरीका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का था, जो बार्डुंग सम्मेलन का था, ये उतना यूजफुल नहीं हो रहा था, ये उतना काम नहीं कर पा रहा था। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने, यानी जो हमने पढ़े, इन देशों ने आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। यानी वैकल्पिक पहल की कि यानी जब ये काम नहीं करेंगे, ये काम कर नहीं रहे, तो चलो इसको बना के देखते हैं, आसियान को बनाकर देखते हैं, हो सकता है ये काम करे। अगर हम आगे बढ़े तो हमें मिलता है कि 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। तो आपको बात यहाँ ये ध्यान रखने वाली है कि दक्षिण पूर्व के सारे देशों, 11 के 11 देशों ने इस पर साइन नहीं किया था। सारे के सारा स्थापना उन लोगों ने नहीं किया था। स्टार्टिंग में केवल 5 ही देश थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से देश थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बैंकॉक घोषणा क्या है। ये देखा जाए तो 8 अगस्त 1967 इसकी फुल फॉर्म है। मतलब कह सकते हैं कि 8 अगस्त 1967 को टोटली बैंकॉक घोषणा जो था वो किया गया था।
ये जो बैंकॉक है, थाईलैंड के अंदर जगह है, जो कैपिटल है इसकी बैंकॉक, ये जगह थी, तो इसी के नाम से पड़ गया बैंकॉक, क्योंकि बैंकॉक जगह हुआ था तो बैंकॉक ही उन लोगों ने नाम रख दिया। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको आसियान घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संधि थी, जो या फिर कह लीजिए जो आसियान की जो स्थापना की गई थी, ये एक बहुपक्षीय संधि थी। बहुपक्षीय संधि का मतलब होता है कि कई देश या फिर समूह होते हैं जिनका एक गोल होता है, यानी या फिर किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो हम सभी को पता है आसियान इस वजह से बनाया गया था ताकि उनके यहाँ पे खुशहाली आ सके, ताकि ये लोग अच्छे से डेवलप, जो कंट्रीज इनसे जुड़ी हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाए। तो आखिरकार आसियान के जो संस्थापक देश कौन थे, यानी आसियान को कौन से बनाने वाले देश थे, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज ने ही आसियान की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे आसियान का उद्देश्य पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को हमारी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब हम पढ़ते हैं आसियान का उद्देश्य। अगर हम आसियान का उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य था कि भाई आर्थिक विकास को तेज करना। आसियान इस वजह से बनाया गया कि ताकि जो आर्थिक विकास है वो तेज किया जा सके, सामाजिक और सांस्कृतिक बढ़त हो, यानी जो समाज में हमारी भी एक रुतबा हो, और सांस्कृतिक जो इनका जो कल्चर है ये भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा फैले। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति स्थायित्व को बढ़ावा देना, यानी आसियान का ये भी उद्देश्य था कि जो कानून बनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उसको माना जाए। जो भी देश यहाँ पर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो द्वारा बनाए गए कानून है उसको माने, और एक तरीके से क्षेत्रीय शांति स्थायित्व को बढ़ावा दे कि क्षेत्र जो भी कंट्रीज इससे जुड़ी हैं वो शांति बनाकर रखें, पीस मेंटेन करके रखें, लड़ाई झगड़ा करके ना रखें। ये भी इनका मोटिव था आसियान का। बाद के वर्षों में ब्रुनोई दारुसलाम पूरा नाम है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हुई, जिससे संख्या 10 हो गई। यानी स्टार्टिंग में कितने थे? 5 थे, ये 5 देश थे, फिर बाद में 5 देश और हो गए और इनकी संख्या 10 हो गई। हम याद है कि हमने स्टार्टिंग में 11 देश पढ़ा था, तो एक देश कौन सा रह गया है जो आसियान के अंदर नहीं जुड़ा, वो है तिमोर लेस्ते। जो तिमोर लेस्ते है वो आसियान के अंदर नहीं जुड़ा है, वो एज अ ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि वो जस्ट देख रहा है, आसियान की कार्यशैली को देख रहा है कि आसियान किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है। देन वो बाद में अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो जुड़ सकता है। और एक और है जो एज अ ऑब्जर्वर, वो है पापुआ न्यू गिनी, जो कि ओशन कॉन्टिनेंट के अंदर है और ये ऑस्ट्रेलिया के नियर बाई है। आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ये पास है पापुआ न्यू गिनी। अब हम आगे बढ़ें तो आगे हमें क्या पता चलेगा कि यूरोपीय संघ की तरह इसने सदस्य देशों की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। कि जिस तरीके से जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी, उन कंट्रीज ने अपनी सारी पावर, जो अपनी पावर्स है वो यूरोपीय संघ को दे दी। लेकिन आसियान के सदस्य देशों में ऐसा नहीं था, ना ही आसियान ने ऐसी संस्था बनी। उसने कहा कि अपनी पावर आप अपने पास रखिए, जस्ट हम एक कम्युनिटी है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए हेल्प करेंगे, हमें आपकी पावर की नीड नहीं है। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया इसने कि अनौपचारिक रूप से, टकराव रहित यानी अनौपचारिक हो, टकराव ना हो इनके बीच में, सहयोग हो, मेल मिलाप हो, ये इसने एक नया उदाहरण पेश कर काफी यश कमाया कि भाई आप हमें पावर दो तो ही हम ये सारे काम नहीं कर सकते, हम बिना पावर्स के भी ये सारे काम कर सकते हैं। और इसको आसियान शैली कहा जाने लगा, इसी को ही आसियान वे कहा जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो है बहुत ही मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ये भी जो मैंने बताया वो भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी मेन है। लेकिन सबसे मेन जो अक्सर पूछा जाता है वो आता है आसियान के 3 स्तंभों पर चर्चा। यानी जो आसियान है
उनके जो 3 स्तंभ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आसियान के 3 स्तंभ क्या है। उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आसियान का जो पहला स्तंभ है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है और ये क्या है। तो सबसे पहला आता है हमारा आसियान सुरक्षा समुदाय। तो बेसिकली जो आसियान सुरक्षा समुदाय है ये क्षेत्रीय विवाद और सैनिक टकराव पर लेकर ना जाए, यानी जो आपका जो क्षेत्र के अंदर विवाद है, जो भी इसके मेंबर्स है, अगर आप दोनों के कंट्री के बीच में विवाद है तो आप सेना तक मत जाओ, आप युद्ध करने के लिए तैयार मत हो, आप बातचीत करके रास्ता निकालो, यानी सैनिक टकराव तक मत लेकर जाओ। 2003 तक सदस्य देशों ने कई समझौते किए, यानी 2003 तक जो इसके सदस्य थे उन लोगों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। यानी हम शांति मेंटेन करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी किसी का कंट्री का इंटरनल मैटर होगा वो हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, और साथ ही साथ इन सारी चीजों को हम बढ़ावा देंगे। राष्ट्रों के अंतर तथा संप्रभुता को अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया कि जो राष्ट्र के अंदर जो अंतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कंट्रीज है उनके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस और उनका अलग अलग कल्चर है, हम सभी का सम्मान करेंगे। हम अपने कल्चर को या अपनी उसको तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम किसी कंट्री पे थोपेंगे नहीं, या फिर ऐसा रूल बना के कि आप इसी कल्चर को फॉलो करिए या आप ऐसा ही करें, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई कि जो आसियान देश है इनके बीच में सुरक्षा और विदेश नीति तालमेल बैठे। तो ऐसे में एक आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया गया जहां पे जो भी मेंबर्स हैं वो आते हैं, वो अपनी सुरक्षा से लेके और विदेश नीति से मामलों को लेकर डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पर होता है। अब मूव करते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की तरफ, जो कि है आसियान का आर्थिक समुदाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो या तो एग्जाम में ये ऐसा पूछ लेगा आसियान का आर्थिक समुदाय या फिर सुरक्षा समुदाय या फिर कोई भी करके कोई भी जो 3 स्तंभ बताए हैं वो पूछ लेगा सिंगल 2 मार्क का, या फिर ये तीनों ही पूछ लेगा 6 मार्क का। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो इसका मतलब होता है आसियान बुनियादी तौर पर एक आर्थिक संगठन है, था और ऐसा ही रहा। ये बुनियादी तौर पे एक आर्थिक संगठन था। आर्थिक यानी हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे। यही इसका था कि एक दूसरे को आर्थिक हेल्प देंगे। जैसे आपके पास कुछ नहीं है तो हम आपसे हेल्प लेंगे, आपके पास कुछ नहीं है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, इसी तरीके की चीजें करता था। इसकी अर्थव्यवस्था जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में काफी छोटी है। जापान की अर्थव्यवस्था अमेरिका इनसे कंपैरिजन करें तो बहुत छोटी है इसकी आसियान की अर्थव्यवस्था, पर इसका जो विकास है ना इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। भले इन सबसे छोटी है लेकिन जो इसकी जो बढ़ने की जो प्रोग्रेस है ना वो काफी तेज है इन सालों से, जिससे इसके प्रभाव भी बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि इसकी जीडीपी जो है वो कम है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रभाव है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे छोटा बच्चा है वो ये आसियान के बारे में चौथी क्लास का बच्चा आपको आसियान के बारे में सारी चीजें बता दे तो आपको लगे कि अरे वाह क्या चीज है, तुमने तो बता दे, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ये लोग भी शौक बहुत है। अगर हम आगे मूव करें तो इसी का ही दूसरा पॉइंट आता है, इसका उद्देश्य आसियान देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना है। कि जो इसका जो उद्देश्य है, जो आसियान के देशों में जो आर्थिक विवाद हो जाते हैं, जैसे किसी कंट्री ने इस कंट्री से प्रॉमिस किया कि आप हमारे साथ ट्रेड करो, हम आपके साथ ऐसा करेंगे, फिर बाद में वो ट्रेड नहीं कर पाए, कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई आप लोगों ने वादा किया लेकिन आप ट्रेड नहीं कर रहे, जब आपकी बाजी आई ट्रेड करने की तो आप पीछे हट रहे हो। तो ऐसे जो विवाद उठ जाते हैं तो उसके निपटाने की मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारिए रहा है।
आगे मूव करें तो इसका मुख्य उद्देश्य आसियान देशों में साझा व्यापार, यानी जो आसियान के जो सदस्य देश हैं वो आपस में साझा व्यापार करें। यानी यहाँ की कंट्री, मान लेते हैं आसियान के 2 मेंबर हैं ए और बी, ए वाला भी इनकी मार्केट के अंदर जाके अपने सामान बेचे और जो बी कंट्री है वो भी ए कंट्री में आकर अपने प्रोडक्ट को सेल करे। ये नहीं कि ए ही जाए बी को मना कर दे, कुछ ट्रेड बैरियर्स लगा दे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा लगा दे, टैक्स इतना ज्यादा इम्पोज कर दे कि बी वाला सामान बेच ही ना पाए, ऐसा चीजें ना हो। और उत्पादन तैयार करना, साथ मिलकर उत्पादन तैयार करना है, यानी ए प्लस बी मिल गए, ए कंट्री और बी कंट्री मिल गए और किसी चीज का प्रोडक्शन ये लोग करने लगे, तथा इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना कि जो आसियान के जो सदस्य देश हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक विकास करना, यानी उनके कल्चर को प्रमोट करना, उनको डेवलप करवाना, ये इनका मुद्दा हो गया। इसके अंदर इन सारी चीजों के बारे में की जाती है डिस्कस। आगे हम मूव करें तो ये चीजें जो है वो एक्स्ट्रा दी गई हैं, आप उतना ही याद कर लोगे तो भी अच्छा है, ये भी याद कर सकते हो तो भी अच्छा है, अगर ये नहीं भी लिखोगे एग्जाम के अंदर तो भी चल जाएगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है कि उसने जो निवेश है, जो श्रम है, जो सेवाएं, उसमें मुक्त व्यापार, और मुक्त व्यापार का मतलब बिना रोक टोक के, और बिना रोक टोक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी रोक टोक नहीं होगा, होगा रोक टोक लेकिन बहुत ही नाम मात्र रोक टोक होगा, ऐसे ही। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर दी, और इसी पे ही जो आसियान के साथ अमेरिका और चीन भी चाहते हैं कि इनके साथ भी व्यापार हो, अमेरिका भी चाहता है और चीन भी चाहता है। अब अगला तीसरा स्तंभ आता है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। देखिए ये आपकी बुक के अंदर बहुत ही ज्यादा कम लिखा है, इसके बारे में आपके बुक के अंदर बहुत ही ज्यादा कम बताएगा और ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्चुअल में जो ये आंसर है, इस आंसर को मैंने आप लोगों के लिए जो आसियान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके मैंने इसका मतलब ढूंढा है, सर्च किया है कि आखिरकार ये सामाजिक सांस्कृतिक जो समुदाय है वो उसका वर्ग क्या है, उसका काम क्या है। आसियान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया है, आप लोग भी अगर मन है आप लोगों का, आप लोग भी चेक कर सकते हो। लेकिन बुक के अंदर इन लोगों ने, एनसीईआरटी वालों ने बिल्कुल भी नहीं बताया, बहुत ही कम बताया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही एक आंसर लिखने के लिहाज से। अगर हम देखें या आप लिखोगे तो पूरी तरीके से सही है आंसर वाला। जो आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय है ये खेल कूद, पर्यावरण, मजदूर यहाँ पे बिजनेसमैन वालों लोगों को भी मजदूर कहा गया है, मजदूर की हालत, जो मजदूर है उनकी जो हालात है, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, औरतों की भूमिका के ऊपर में ये बात करता है, इन सारे मुद्दों के ऊपर ये बात करता है, इन तरीके के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ये जो तीसरा स्तंभ है वो बात करता है। देखो आप लोगों के लिए मैंने इतना किया तो 1 लाइक तो बनता है, और हमारी इस वीडियो को भी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर हम आगे बढ़ें तो देखा जाता है ये जो आपके बुक में बताया गया है ये वाला, इसके विजन 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्राथमिकता दी है। यानी विजन 2020 क्या है पहले समझो। विजन 2020 का मतलब है कि इन्होंने ये तय किया है कि 2020 तक हम कुछ चीजों को अचीव कर लेंगे। जैसे आप अपने आप को टारगेट देते हो कि मैं 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें कर लूंगा, ऐसे ही विजन 2020 के अंदर इन्होंने टारगेट दिया था कि हम व्यापार ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, शांति को लेकर नए रूल्स एंड रेगुलेशन और अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, डेवलप और अच्छे से हो सकेंगे, और खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी से लेकर चीजों को हम अच्छे से करेंगे। ये इनका विजन 2020 था। आई होप आपको विजन 2020 समझ में आ गया होगा। अगर अब आता है मेन मुद्दे पे, जो कि है ये जीवन की उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। यानी ये मीटिंग्स बुलाता है जहां पर ये डिस्कस करता है कि जो ह्यूमन है उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है, जो आप लोगों को अधिकार दिए गए हैं, जैसे आपको जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक है, इन अधिकारों को बढ़ावा देता है कि उन लोग सारी कंट्रीज जो इसके मेंबर उन सभी देशों में ये फॉलो किया जाए। ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है कि भाई आप अपना विकास करने के चक्कर में पता चले आप सारे जंगलों को काट दें, आप पूरी तरीके से पर्यावरण को नाश कर दें, ऐसा ना हो, इस वजह से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। खेल संस्थानों को बढ़ावा देता है। खेल देखो एक ऐसी चीज है जो 2 कंट्री को आपस में
एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करवा सकती है। जैसे अगर हम बात करें, देखो खेल जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट अगर हम किसी भी कंट्री से खेलते हैं तो अगर हारते जीते वो बात की बात है, लेकिन उन कंट्री से क्या होता है कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलता है। आपदाओं, जलवायु परिवर्तन पे भी ये ध्यान देता है, यानी आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का काम आपदाओं से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करना, जलवायु परिवर्तन पे ध्यान देना और तरीके की चीजों को वर्क करना है इस पे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। आप अगर आईएएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस टॉपिक को आपको और डिटेल्ड में मिलेगा, लेकिन आपके टॉपिक बुक के अंदर बहुत ही कम बताया गया और ये आपके एग्जाम में भी उतना नहीं पूछा जाता, जितना है मैंने उतना ही बताया। यानी भारत और आसियान। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यानी स्टार्टिंग में भारत की नीति थी, विदेश नीति थी कि हम आसियान पे उतना वो ध्यान नहीं देता था, उसको इग्नोर करता था। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर उसने अपनी नीति को सुधारा है और आसियान के ऊपर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि भारत को भी पता चल गया है कि आसियान से जुड़ने के भारत को बहुत ज्यादा फायदे होंगे, भारत के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत ने आसियान के 2 सदस्यों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, यानी मुक्त व्यापार समझौता का मतलब ज्यादा रोक टोक नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका घर 10th फ्लोर के अंदर है, आपको नीचे से आपको 10th फ्लोर के ऊपर जाना है, तो आप सीढ़ियों से जाते हो, तो हर एक सीढ़ी जैसे आप चढ़ते हो तो आपसे पूछते हैं अरे भाई कहाँ जा रहे हो। दूसरी सीढ़ी 4-5 सीढ़ी चढ़े फिर से पूछ लिए कहाँ जा रहे हो, फिर 5-6 सीढ़ी और चढ़े फिर से पूछ लिए कहाँ। ऐसे चढ़ते चढ़ते जाते हो, 10 फ्लोर तक जाते जाते आपसे कम से कम 200 लोगों ने सवाल पूछ लिए भाई कहाँ जा रहे हो। एक बिल्डिंग है, वहां पे भी आपको 10th फ्लोर के ऊपर जाना है, पर आप को बस नीचे ही एक चौकीदार ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, आपने उसको आंसर दिया, देन आप सीधा ऊपर चले गए 10th फ्लोर के अंदर, कोई बीच में नहीं आया सवाल जवाब करने के लिए। आपके लिए कौन सा बेस्ट है? कहाँ आपका दिमाग कम खराब हुआ? वहां जहां 200 लोगों ने पूछा कि वहां जहां एक ही पर्सन ने पूछा? वहां हमको ज्यादा अच्छा लगेगा जहां एक ही पर्सन ने पूछा। यही होता है मुक्त व्यापार समझौता, यानी आप कंट्री से अगर मुक्त व्यापार समझौता करते हो तो आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे, आपके लिए जो सिचुएशन है वो थोड़ी सिंपल रखी जाएगी ताकि आपको हमारे साथ ट्रेड करने में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले करिए लाइक, देन करिए कमेंट, देन करिए सब्सक्राइब एंड देन करिए अपने दोस्तों में शेयर और उनको भी इस वीडियो के बारे में दीजिए नॉलेज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।